हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। मैं आपसे पहले बता दूं कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है या जो मैंने वीडियो अभी तक बनाया है या जो मैं अभी बना रहा हूं, इसका मेन उद्देश्य है बोर्ड एग्जाम को सेंटर में रख के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। अभी आपने पढ़ा है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों को आपने समझ लिया है। अब हम समझेंगे क्या व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1843 ईस्वी में एक रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि अगर 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाए, यानी 4 प्रतिरोध आप दिए गए हैं और उस 4 प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध का मान निकालना हो और उस प्रतिरोध का मान बाकी 3 प्रतिरोधों के पदों में निकालना हो, तो उसके लिए इन्होंने कौन सा नियम दिया? व्हीटस्टोन सेतु को। तो व्हीटस्टोन सेतु का मतलब क्या होता है? ब्रिज होता है। ब्रिज का मतलब आप लोग समझते होंगे। ब्रिज का मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज का मतलब एक ऐसी श्रृंखला बनाई जाती है जिसकी वजह से हम बाकी 3 अगर प्रतिरोधों का मान या उनकी वैल्यू हमको पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि चौथे प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने नियम दिया। कौन सा नियम है? उन्होंने बताया कि अगर 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, अगर 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें से एक प्रतिरोध की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो तीनों के पदों में हम एक प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसकी संरचना देखते हैं कैसी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है आपका और ये पॉइंट डी है। अब हम समझते हैं ये होता क्या है। यहाँ पे पी क्यू आर, ये आर है और ये एस है। ठीक है, यहाँ पे सेल होता है, यहाँ से आई एम्पियर की धारा फ्लो होती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद, यानी इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद आई एम्पियर की धारा I1, यानी इसमें I1 और इस वाले में I2 एम्पियर की धारा फ्लो होने लगती है। ठीक है, फिर यहाँ से I1 एम्पियर की धारा फ्लो होती है और यहाँ से फिर कौन सी धारा निकलती है? I2 एम्पियर की। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब ये इसका नाम है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको बोला जाता है धारा मापी। इसको बोलते हैं क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है धारा मापी। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे एक कुंजी लगी होती है। यहाँ पे कुंजी K1 होती है और यहाँ पे कुंजी K2 होती है। अब समझते हैं, मैंने आपसे पहले बताया कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत मुख्यतः अगर 4 प्रतिरोध दिए गए हों और किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अगर हमें निकालना हो तो हम वहाँ से किस रूल को फॉलो करेंगे? वहाँ से व्हीटस्टोन सेतु ने 1843 ईस्वी में अपना एक नियम दिया। अगर 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हम तीसरे प्रतिरोध का, यानी एक प्रतिरोध की वैल्यू हम बाकी तीनों के सेंटर में रख के हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए अब इसको समझते हैं। पहली हेडिंग देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। या तो इसके फार्मूले से आपको क्वेश्चन पुटअप कर देगा, किसी आर की वैल्यू पूछ लेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? या तो व्हीटस्टोन सेतु का रूल्स पूछ लेगा, उसका नियम क्या है। ठीक है,
तीसरी कंडीशन से बनती है, अगर सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसका पूरा डेरिवेशन पूछेगा कि इसका प्रूफ करिए कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसकी क्या है संरचना, क्या पढ़ेंगे संरचना, ठीक है। संरचना होती क्या है इसको समझते हैं। संरचना का मतलब हो गया कि ये दिख कैसा रहा है, इसमें कौन सी चीजें दिख रही हैं, यही चीजें हमको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक आप देख रहे होंगे, हमने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था कि ये क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये सब क्या है संधियां हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें इस संरचना में 4 संधियां हैं A, B, C, D। पहली संधि A और C को सेल से जोड़ा गया है। देखिए मैं जो चीज़, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखवा नहीं सकता हूँ, बट आप इसको बार बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली संधि A और C, संधि कौन सी है, पहली संधि है संधि AC को किससे जोड़ा गया है, सेल से जोड़ा गया है, ठीक है। और दूसरी संधि B और D को, संधि B, D को किससे जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या लगा है, ये गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से जोड़ा गया है, ठीक है। धारा मापी यानी धारा को ये क्या करता है, मापता है कि क्या कंडीशन है इनके बीच में, इसके लिए। दूसरी चीज होती है, यहाँ पर सेल के पास में एक कुंजी लगी होती है, जो कुंजी का मतलब ही होता है खोलना या बंद करना। अभी आप लोगों को पता भी नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझिए इसको। कुंजी का पहली कंडीशन बनती है कि कुंजी बंद है कि चालू है। जैसे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, हम लोग कुंजी खोल देते हैं, तो खोलने का मतलब क्या होता है, खोलने का मतलब होता है कि काम होने लगता है। जैसे पानी कहीं पे जा रहा है तो पानी खुल जाता है, पानी खुल जाता है तो पानी बहने लगता है। लेकिन यहाँ पे सीधे उल्टा हो रहा है, यानी अगर यहाँ कुंजी बंद होगी, जब कुंजी बंद होगी तो धारा फ्लो करेगा, अगर कुंजी खुल गई है तो धारा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये कंडीशन बनती है। तो अब दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, संरचना में मैंने क्या बताया कि इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R और S को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसमें 4 संधियां हैं A, B, C, D। 2 संधि यानी A और C को वैद्युत सेल यानी सेल से जोड़ा गया है, और दूसरी संधि B और D को गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर के पास एक कुंजी K2 होती है। इस कुंजी की सहायता से हम पूरे परिपथ यानी कुंजी को जब हम बंद करते हैं, बंद करने का मतलब समझ में आ गया ना, अगर हम कुंजी को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा का फ्लो होने लगेगा, यानी धारा क्या हो जाएगी, बहने लगेगी। और जब धारा बहने लगेगी तो हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी है, ये रीडिंग इसकी बराबर हो जाए यानी स्थिर हो जाए, ये इधर उधर ना हो, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं आती है जिस कंडीशन में, उसी पर इसको सेट कर दिया जाता है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है, संतुलन की स्थिति कहलाती है। किसकी, संतुलन की स्थिति, यानी संतुलन की स्थिति तक इसको हम सेट करके रख देते हैं। तो हम आपसे बता रहे थे कि सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। अगर डिटेल में क्वेश्चन ये पूछेगा तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद लिखेंगे संरचना। इसकी संरचना है क्या है, संरचना लिखते वक्त सबसे पहले लिखेंगे कि 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। तथा इसमें इस संरचना में 4 संधियां A, B, C, D हमें प्राप्त होती हैं। संधि A और C को विद्युत सेल से तथा संधि B और D को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे फिर क्या देखते हैं कि यहाँ से सेल से I एम्पियर की धारा फ्लो करती है, ये भी कंटेंट में लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, समझिए। अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको 100% एग्जाम तक कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा होता है आप भूल जाते हो तो भाई आप चैनल को छोड़ देना, आप उसमें कुछ भी मत करिए। हम पूरी तरह से पूरी एनर्जी झोंक रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट करो। तो पहली चीज़ है कि हम क्या करेंगे, I एम्पियर की धारा जब इसमें फ्लो करती है तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहली होती है I1 एम्पियर की धारा इधर हो जाती है, और दूसरी I2 एम्पियर की धारा। मैं आपसे बता दूं कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है
ये पूरे सिस्टम को यानी पूरे ब्रिज को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा न आए, यानी यहाँ पे IG जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसको इस हिसाब से सेट किया जाता है, और जिस जगह इसको सेट किया जाता है उसी को संतुलन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। अब मैंने आपको संरचना बता दिया कि संरचना में क्या है, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। संरचना में कुछ भी नहीं लिखना है, एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ये एग्जाम में अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें हम 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमको 4 संधियां मिलती हैं, ABCD। संधि AC को विद्युत सेल से, संधि BD को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा कि I एम्पियर की धारा जब सेल से प्रवाहित होती है तो यानी प्रतिरोध, आपको पता है ये जो PQR है ये क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोला जाता है, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है कि किसी वैद्युत परिपथ के धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है। तो ये प्रतिरोध है। I1 एम्पियर की धारा P प्रतिरोध में, Q प्रतिरोध में I1 एम्पियर की धारा, R प्रतिरोध में I2 एम्पियर की धारा एंड S प्रतिरोध में I2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब आगे ये सारी चीजें हो गई। ये इतनी चीजें आपको कहाँ पे लिखनी है, इतनी चीजें आपको लिखनी है इसकी संरचना में। अब देखिए इसका प्रमाण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे लूप। लूप, देखिए लूप का मतलब क्या होता है, एक ये लूप हुआ, ठीक, सेकंड कौन सा लूप होगा, ये लूप होगा। अब आप देखिए ध्यान से, पहला लूप है कि ABDA, आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि क्या होता है, किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद पास में, यानी कोई बंद पास है, ये बंद पास है ना, यहां से यहां तक ये बंद है, कैद है, किसी बंद पास में उस प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसके कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल क्या है, 0 है, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल क्या है, 0 है। तो इस परिपथ यानी ये बंद पास में प्रवाहित होने वाली कुल वैद्युत धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये सीधे सीधे याद रखिए। ये किसका नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे लूप ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम क्या लगाएंगे, लूप इसके लिए ले रहे हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये अब आप जानते होंगे कि ये धारा इस दिशा में जा रही है, तो प्रतिरोध भी इस दिशा में है, तो यानी जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, I1P। ठीक है, अब क्या होता है, इस लूप में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई धारा नहीं आ रही है, यानी इस बीच में अगर गैल्वेनोमीटर के पास कोई अमाउंट में प्रतिरोध होता भी है, यानी गैल्वेनोमीटर मतलब एक सिस्टम लगा है, और ये कोई सिस्टम होगा, किसी भी वायर में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर के पास एक प्रतिरोध है, यानी उसके पास रुकावट करने की कैपेसिटी है, बट इसमें जब धारा ही नहीं आ रही है, तो आपको पता है ना IR तो तब माना जाएगा जब अगर I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरे सिस्टम की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे IG 0 होने की वजह से यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल 0 ही मिलेगा। तो दूसरी कंडीशन, हम जैसे ही इधर जाएंगे तो आप देख रहे हो कि धारा की दिशा इधर है, और लेकिन हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा और आएगा I2R। अब ये इक्वल टू हो गया 0। ये कहां से हुआ, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से हुआ। ठीक है, यहां से अगर हम निकालेंगे I1P इक्वल टू I2R। ठीक है, यहां इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर लूप, कौन सा लूप, लूप अब इस लूप को लेंगे, देखिए BCDB
लूप बी सी डी बी के लिए किससे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इसके लिए अगर हम जब इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा, अब देखिए ये आई एम्पियर की धारा इधर आ रही है तो ये क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी I1 Q1, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो इधर जाएगा तो धारा इधर आ रही है, हम जा इधर रहे तो हमारा साइन क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, यानी I2S इक्वल टू 0। और इससे सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये मुझे मिलेगा I1 Q इक्वल टू I2S। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका फिगर बनाया और फिगर बनाने के बाद इसकी संरचना लिखी। ठीक, जब संरचना लिख दिए तो संरचना में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें लिख दिया। फिर हमको पता है कि किरचॉफ ने अपना नियम दिया जो लूप का नियम था कि कोई बंद पास, उसको बंद पास का भी नियम कहा जाता है। किसी बंद पास में, यानी एक बंद पास है, इस लूप में हम चल रहे हैं ऐसे इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोध और वैद्युत धारा यानी उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोध का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमने ये दोनों चीज़ क्लियर कर लिया। अब आगे समझते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे आगे लिखेंगे ये क्या है, अगर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। जब समीकरण 1 तथा 2 से हम इसको लेंगे तो यहाँ पे होगा, देखिए समीकरण 1, ध्यान से देखिए, फिर से इसको चेंज कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर ये आपको अपने पास से करना होगा। तो हम क्या करेंगे, LHS में LHS से भाग देंगे, RHS में RHS से भाग देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा I1P अपान में I1Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R अपान में I2S। अब इससे आप देख रहे हैं ये I2 से I2 कैंसिल, ये I1 से I1 कैंसिल, यहाँ पे हमको मिल जाएगा P अपान में Q इक्वल टू R अपान में S। ये हमें समीकरण मिला। और इसी समीकरण को व्हीटस्टोन, ध्यान से नोट कर लीजिए, हम नीचे मिटाने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी समीकरण को क्या बोला जाता है, इसका मतलब समझिए। देखिए आपने देखा कि यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं, P, Q, R, S। ये क्या है, ये इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ से अगर हमको P की वैल्यू पता हो, Q की वैल्यू पता हो, R की वैल्यू पता हो तो S की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर R की वैल्यू पता हो, S की वैल्यू पता हो और Q की वैल्यू पता हो तो हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर S की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पहले इस फार्मूले से हमको क्या सिद्ध हुआ, अर्थात हमको क्या पता चला, पहले ये समझिए। इससे हमको ये पता चला, देखिए कौन सी कंडीशन है, संतुलन की स्थिति है। यानी व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति, यानी 4 प्रतिरोधों को अगर जोड़ा गया है तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होगा कि ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये इसके पास है यानी सटा हुआ है। तो जब दोनों एक दूसरे के एक के बाद एक है तो इसको बोला जाता है संलग्न। संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लग्न मतलब लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा, यानी संतुलन की स्थिति में प्रत्येक संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस संतुलन की स्थिति में, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में क्या हमको पता चला, संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। इससे ये लगा हुआ है, इसका अनुपात अपान में इससे ये लगा हुआ है, तो इसके अनुपात के R अपान में S के बराबर है। इसको समझिए, देखिए P अपान Q R अपान S, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ये क्या है, P अपान Q इक्वल टू R अपान S।
ये आपको आता है, तो इसमें आप अर्थार्थ में इसका नियम क्या लिखेंगे कि संतुलन की स्थिति में संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। इसको ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संतुलन की स्थिति में जो व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें संतुलन की स्थिति में संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब इस पे हम चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। सपोज कर लीजिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ये एक संरचना है और इस संरचना में यहाँ पे कुंजी लगी हुई है। इस सिस्टम को हमने इस तरह से जोड़ दिया है। ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इसकी वैल्यू की क्या दी गई है, इसकी वैल्यू 4 ओम दिया गया है, इसका 3 ओम दिया गया है, इसका 2 ओम दिया गया है और इसका पूछा गया है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। यहां पे मान लीजिए आई एम्पियर की धारा यहां से क्या कर रही है, यहां से फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? ये आई एम्पियर की धारा इसमें फ्लो कर रही है। आपको पता है यहां से I1 एम्पियर की धारा जाएगी, यहां से I2 एम्पियर की धारा जाएगी, यहाँ पे भी I1 एम्पियर की I2 एम्पियर की धारा जाएगी, यहाँ पे I1 एम्पियर की धारा जाएगी। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कुंजी K2 है, यहाँ पे कुंजी K1 है। एक बात याद रखिएगा, लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो छूटने ना पाए। मैं आपसे बता दूं कि हर एक टॉपिक को कम से कम अगर समझ में आ रहा है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 से 3 बार उसको देखिए, आपके एग्जाम तक वो कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो I2 एम्पियर यानी ये जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों के अनुपात के होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 ओम अपान 3 ओम इक्वल टू, ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, R है, तो R अपान में 2 ओम। ठीक है, ये ओम है, पाई नहीं है, इसको पाई मत पढ़िएगा, ये क्या है? ओम है। ठीक, अगर हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 8 अपान में 3, ये हो जाएगा 8 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 0 3 6 7 ओम। यानी R प्रतिरोध की जो वैल्यू हो जाएगी वो इतना ओम होगी। और जनरली बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। न्यूमेरिक मैं आपसे पहले ही बता दूं, जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए कि स्पेशल मैं आपसे एडवाइस दे रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है आप सभी लोगों के लिए। न्यूमेरिकल के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में मुश्किल से 30 से 35% तक ही न्यूमेरिकल आते हैं। उसमें ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें अथवा में करके आपको थ्योरेटिकल या डेरिवेशन पूछा जाता है। आप एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल का अप्रोच इतना तगड़ा होता है। अगर मान लीजिए आपने 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आए और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, अचानक से ऐसा हुआ उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आप थ्योरेटिकल और जो डेरिवेशन वगैरह यानी निगमन वगैरह आपने लर्न किया हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगा। सो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत बेसिक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए,
वो आपको बहुत ही काम करेंगे। दूसरा, आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे आपके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये टाइम अब वो नहीं है जो आप एग्ज़ाम में बहुत तगड़ा काम करने वाला है। ये टाइम वो है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी जो श्रृंखला है उनको पढ़ना, उनको बार बार पढ़ना। 10, 15, 20 क्वेश्चन की ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिसको आप बार बार पढ़िए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी एग्ज़ाम लगभग 30 से 35 दिन बाकी रह गए हैं और मेरा वीडियो लगभग लगातार 1 ठो 2 ठो, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे कभी भी कोई भी कंटेंट आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम उस पर 2 से 3 से 4 दिन के अंदर उस पर वीडियो बना के हम भेज देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, मैथ का क्लास कब से चलेगा। तो हम आपके लिए सूचना दे रहे हैं कि मान के चलिए कि 12 से 13 तारीख के बाद में आपकी 2 क्लासेस रेगुलर होंगी। एक दिन में कम से कम 2 लेक्चर होगा और ये लेक्चर लगातार चलेगा। अगर जिस भी लड़के को या जिस भी स्टूडेंट को जिसको भी अगर लाइव क्लास लेनी हो, कमेंट सेक्शन में अपना टाइम इंडिकेट कर दे। जो कॉम्बिनेशन यानी जनरल या कॉमन टाइम निकलेगा उसी टाइम पे लाइव क्लास चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बात और हम आपसे बता दे रहे हैं कि जो भी चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ इतना सपोर्ट आप लोग करिए। आप लोग मेरा सपोर्ट, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। भाई आप लोग वीडियो देखते हो तो उसको लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मुझे लगे कि कोई देख रहा है, मुझे लगे कि किसी ने पूरा देखा है। अगर आप इतना सपोर्ट करोगे तो मैं आपको हर क्लास को एकदम से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।